हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल pharmatheory.com पर। आज हम 10 ऐसे इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट की बात करेंगे जो कि कंपटीशन एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछे गए हैं। आज हम ना केवल ऐसा साइड इफेक्ट्स के बारे में देखेंगे कि कौन सी ड्रग कौन सा साइड इफेक्ट देती है, इसके अलावा हम साइड इफेक्ट्स के जो सिम्टम्स क्या क्या हैं, उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, उस टाइम पे वो सबके बारे में डिस्कशन करेंगे। क्योंकि ऐसा भी आजकल कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो साइड इफेक्ट है उसका नाम ना देके उसको सिम्टम दिए जाते हैं, ताकि जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा उसमें घूम जाता है, तो जो कैंडिडेट है उसको सोल्व करने में दिक्कत आती है। तो फ्रेंड्स, इसलिए जो सिम्टम्स को भी अब याद करना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि एग्जाम में अब सिम्टम्स भी पूछने शुरू कर दिए हैं। तो आज सब वीडियो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है, जो भी अपडेट है, वो आपको लगातार मिलती रहे। फार्मा से जुड़ी हुई जितनी भी अपडेट हैं, जैसे कि जॉब या फिर कोई भी ट्यूटोरियल वीडियो है, वो सब हम हमारे चैनल पर डालते रहते हैं, टाइम टू टाइम अपडेट देते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के अपने टॉपिक से, साइड इफेक्ट। सबसे पहला जो साइड इफेक्ट है वो फ्रेंड्स वो है कोडा इक्विना सिंड्रोम। तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि कोडा इक्विना सिंड्रोम इज साइड इफेक्ट ऑफ, आगे 4 ड्रग दे दी जाती है जिसमें एक जनरल एनास्थेसिया भी होता है। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो जनरल एनास्थेसिया होगा। अब कोडा इक्विना सिंड्रोम्स होता क्या है उसके बारे में देखते हैं। कोडा इक्विना सिंड्रोम एक्चुअली में फ्रेंड्स जो अपनी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसका जो सबसे लोअर पार्ट है, वहाँ के जो नर्व्स है उसको कोडा इक्विना कहते हैं। और वहाँ पे अगर जैसा कुछ जनरल एनास्थेसिया हम जब भी यूज करते हैं, तो जो लास्ट के जो नर्व्स है वो डैमेज हो जाती है कई बार। वो नर्व डैमेज होने की वजह से जो लोअर बैक पेन होना शुरू हो जाता है, वो पेन है जो बैक के साथ साथ में पूरे पैर के अंदर भी धीरे धीरे आगे चलना शुरू हो जाता है। और पैर के अंदर नमनेस शुरू हो जाती है, सुन्नापन शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ में एनएस के सराउंडिंग में भी नमनेस शुरू हो जाती है। जो बॉल्स और ब्लैडर कंट्रोल है वो बिल्कुल नहीं रहता है। तो जो एक्सक्रेशन का जो प्रोसेस जितना भी है वो भी अपने कंट्रोल में नहीं रहता है। तो ये जो सिम्टम्स है ये सब कोडा इक्विना सिंड्रोम के ही सिम्टम्स हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें एक बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि एक पेशेंट आफ्टर इंजेक्टिंग विद ए ड्रग सफरिंग फ्रॉम लोअर बैक पेन, दैट पेन आल्सो गोज डाउन टू द लेग, पेशेंट आल्सो कंप्लेनिंग अबाउट नमनेस अराउंड द एनस एंड लॉस ऑफ बॉल और ब्लैडर कंट्रोल। तो उसमें जो सिम्टम्स दिए हुए थे कि कौन सी ड्रग्स हो सकती है, तो उसका जो आंसर था जनरल एनास्थेसिया था। तो फ्रेंड्स, आप देखते हैं कि इसका डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा कोई पेशेंट है, उसको जैसे कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको जो कंफर्मेशन जो डायग्नोसिस है वो एमआरआई या सीटी स्कैन के द्वारा ही कर सकते हैं। और इसका आप बात करते हैं ट्रीटमेंट की, तो इसका जो ओनली एक ट्रीटमेंट है कोडा इक्विना सिंड्रोम का, वो सर्जरी ही है। सर्जरी के अलावा इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये बात है कोडा इक्विना सिंड्रोम की, जो कि जनरल एनास्थेसिया का एक साइड इफेक्ट है। अब बात करते हैं नेक्स्ट साइड इफेक्ट की। यह है क्रिस्टल यूरिया। फ्रेंड्स, क्रिस्टल यूरिया का जो साइड इफेक्ट है, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है सल्फोनामाइड का। जितनी भी सल्फोनामाइड्स है वो क्रिस्टल यूरिया प्रोड्यूस करती है। अगर अपने नॉर्मली अगर बोल भाषा में अगर हम बात करते हैं, तो क्रिस्टल यूरिया का मतलब है पथरी पड़ने से है। तो फ्रेंड्स, इसका जो डायग्नोसिस कैसे होता है कि जो यूरिन है वो क्लाउडी यूरिन शुरू हो जाता है। जो यूरिन का एक्सक्रीशन है वो क्लाउडी यूरिन का एक्सक्रीशन होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि क्रिस्टल फॉर्मेशन की वजह से होगा। तो इसका जो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट कुछ नहीं है, आप प्रोफाइलेटिकली या फिर इसको साइड बाई साइड हम सल्फोनामाइड के साथ में क्या करना है अपने को, कोई भी पेशेंट है उसको अगर 8 से 10 ग्लास वाटर का आपको कहना है कि कम से कम पूरे दिन के अंदर 8 से 10 ग्लास वाटर तो उसको चाहिए, पीना ही पीना है। इससे ज़्यादा पिए तो भी अच्छी बात है, ताकि जो क्रिस्टल फॉर्मेशन है वो ना हो। क्रिस्टल फॉर्मेशन नहीं होगा तो जो क्रिस्टल यूरिया है या फिर जो पथरी बनने का जो प्रोसेस है वो रुक जाएगा। तो इसलिए फ्रेंड्स, जो क्रिस्टल यूरिया है वो साइड इफेक्ट है सल्फोनामाइड्स का। और यहाँ पे आपको एडवाइस क्या करना है, टेक्स प्लेंटी ऑफ वाटर व्हाइल कंज्यूमिंग द ड्रग्स। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें दो तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। एक तो ऐसा पूछा गया है कि सल्फोनामाइड का साइड इफेक्ट क्या है, तो उसका आंसर था क्रिस्टल यूरिया। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर आप सल्फोनामाइड ड्रग्स किसी पेशेंट को दे रहे हैं तो आप क्या एडवाइस करेंगे। तो एज ए फार्मासिस्ट आप क्या एडवाइस करेंगे कि आपको जो सल्फोनामाइड ड्रग्स है कम से कम 8 से 10 ग्लास ऑफ वाटर एक दिन के अंदर पीना ही पीना है। अब बात करते हैं तीसरे साइड इफेक्ट की, और ये साइड इफेक्ट है जेरिस हेर्जिमियर रिएक्शन। तो जेरिस हेर्जिमियर रिएक्शन है वो पेनिसिलिन प्रोड्यूस करती है। ये क्या इस रिएक्शन में क्या होता है, सिम्प्टोमेटिक रिएक्शन है जो कि एलर्जिक रिएक्शन है। हायर सीवियर
एलर्जिक रिएक्शंस हैं ये, जिसके अंदर रेशेस होना शुरू हो जाएगा, स्किन में रेडनेस होना शुरू हो जाएगा, इसके अलावा फीवर होगा। ये फ्रेंड्स क्यों होता है? जैसे कि आपको पता है पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक्स है जो कि बैक्टीरिया को किल करती है। बैक्टीरिया को किल करने के बाद में कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो इंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं। इंडोटॉक्सिन जब ब्लड के अंदर आएंगे तो उसका जो टेम्परेचर है बॉडी का राइज हो जाएगा, जिससे फीवर होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा इंडोटॉक्सिन हैं जो ब्लड के साथ में पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होंगे तो जो रेडनेस है स्किन की वो शुरू हो जाएगी और रेशेस आना शुरू हो जाएंगे। तो एक सीवियर टाइप की एलर्जिक रिएक्शन है जेरिस हेर्जिमियर रिएक्शन, जो कि पेनिसिलिन प्रोड्यूस करता है। और इसका जो कारण वो है कि जो पेनिसिलिन जो बैक्टीरिया को किल करेगा तो उससे एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस होंगे और वो एंडोटॉक्सिन ये रिएक्शन करेंगे। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, अगर फीवर आ रहा है तो कोई भी एंटीपायरेटिक ड्रग्स दे सकते हैं, या फिर जो रेशेस आ रही है तो एंटी एलर्जिक ड्रग्स का हम यूज कर सकते हैं। तो ये बात थी जेरिस हेर्जिमियर रिएक्शंस की, जो कि पेनिसिलिन प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स, एक तो पेनिसिलिन का जो मोस्ट इंपोर्टेंट साइड इफेक्ट पूछ सकते हैं कि जेरिस हेर्जिमियर रिएक्शन इज साइड इफेक्ट ऑफ पेनिसिलिन, और ये क्यों होता है? क्योंकि जो बैक्टीरिया जो किल हुए हैं वो बैक्टीरिया एंडोटॉक्सिन जो है लिबरेट करेगा, एंडोटॉक्सिन लिबरेट होने की वजह से ये जो सीवियर एलर्जी रिएक्शन है वो होती है। अगली साइड इफेक्ट की बात करते हैं, वह है ग्रे बेबी सिंड्रोम। ग्रे बेबी सिंड्रोम इस क्लोरामफेनिकोल ड्रग के द्वारा किया जाता है। क्लोरामफेनिकोल ड्रग्स के द्वारा जो स्पेसिफिकली न्यू बॉर्न जो बेबी है या फिर प्री मेच्योर बेबी है उनके अंदर ये सिंड्रोम प्रोड्यूस होता है। तो ये ग्रे बेबी सिंड्रोम्स क्या है? सबसे पहले ये क्यों होता है? तो फ्रेंड्स जो इन्फेंट्स होते हैं या फिर जो प्री मेच्योर बेबी होते हैं उसके अंदर जो एंजाइम है यूडीपी ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफरेज एंजाइम, ये पूरी तरह से डेवलप नहीं होता है। पूरी तरह से डेवलप नहीं होने की वजह से ये एंजाइम जो है क्लोरोफेनिकोल के मेटाबॉलिज्म में यूज होता है, और ये एंजाइम ही नहीं होगा तो क्लोरोफेनिकोल का जो मेटाबॉलिज्म है वो नहीं होगा, और क्लोरोफेनिकोल बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होगी, और एक्यूमुलेट होगी तो ग्रे बेबी सिंड्रोम साइड इफेक्ट है वो प्रोड्यूस होगा। अब ग्रे बेबी सिंड्रोम साइड इफेक्ट के सिम्टम्स क्या क्या हैं, कि आपको कैसे पता चलेगा कि बेबी को जो भी है बेबी सिंड्रोम हो गया है? तो सबसे पहला जो सिम्टम्स है इसमें वोमिटिंग होना शुरू हो जाएगी। जैसा कि दूसरा सिम्टम ये है कि जैसा नाम से इंडिकेशन होता है ग्रे बेबी सिंड्रोम मतलब ग्रे कलर की स्क्रीन हो जाना। तीसरा इसमें साइनोसिस, साइनोसिस का मतलब है कि जो स्किन और जो लिप्स का जो कलर है वो ब्लूइश कलर हो जाता है। तो ब्लूइश कलर होने की वजह से जो साइनोसिस जिसको बोलते हैं वो भी एक ग्रे बेबी सिंड्रोम का ही साइड सिम्टम्स हैं। हाइपोथर्मिया जो टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा, मतलब बॉडी जो है कूल हो जाएगी, और इसके अलावा कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्सेस। तो ये जो मेजर साइड इफेक्ट हैं, ये सिम्टम्स है, ये ग्रे बेबी सिंड्रोम्स के हैं। और इसका ट्रीटमेंट भी फ्रेंड्स सिम्टोमेटिक्स ही है, जैसे कि अगर वोमिटिंग आ रही है तो कोई एंटी वोमिटिंग ड्रग्स मिल जाएगी, और अगर हाइपोथर्मिया है तो कुछ अलग ड्रग्स आ जाएगी, कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्सेस हैं तो उसके लिए अलग ड्रग होगी। लेकिन अगर ग्रे बेबी सिंड्रोम्स की जो रिएक्शन हो गई है इसके बाद में इंटेंसिव केयर की आवश्यकता होती है, तो इसलिए जो फिजिशियन है या फिर जो डॉक्टर्स हैं वो अपने अकॉर्डिंगली जो सिम्टम्स है वो मैनेज करते हैं। नेक्स्ट साइड इफेक्ट देखते हैं एस्प्रिन का। एस्प्रिन का जो साइड इफेक्ट है वो है रेज सिंड्रोम। रेज सिंड्रोम का जो सिम्टम्स क्या रहेंगे? स्वेलिंग्स इन द लीवर एंड ब्रेन। तो लीवर और ब्रेन की स्वेलिंग हो जाएगी एस्पिरिन की ज़्यादा यूज होने की वजह से। अगर कोई भी बच्चा है, बच्चे ने अगर उसको एंटीवायरल थेरेपी चल रही है और उसमें अपने एस्पिरिन दे देंगे तो वो रे सिंड्रोम प्रोड्यूस हो जाएगा। रे सिंड्रोम के अंदर जो लीवर और ब्रेन है उसमें स्वेलिंग होना शुरू हो जाएगी। तो ब्रेन में स्वेलिंग होने की वजह से कई बार एपिलेप्सी जैसी कंडीशन भी आ जाती है, जैसे एपिलेप्सी होना या फिर उसका हाइपरकाइनेटिक चाइल्ड बिहेव करना, और कई बार जैसे जो आपने जो है वो जकड़े जाते हैं, जैसे जाड़ा जुड़ना जिसे कहते हैं, जो जकड़े जाते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे जो सिम्टम्स है जो ब्रेन की स्वेलिंग से हो जाते हैं। लीवर की स्वेलिंग की वजह से भूकंप लगना जैसे सिम्टम्स हो जाएंगे, नोजिया हो जाएगा या फिर वोमिटिंग शुरू हो जाएगी। तो ये जो सिम्टम्स है रेज सिंड्रोम्स के हैं, और ये उसी चिल्ड्रंस को होगा जिसमें एंटीवायरल ड्रग का ट्रीटमेंट चल रहा है। एंटीवायरल ड्रग का ट्रीटमेंट चल रहा है, साथ में एस्पिरिन दिया है, तो वहाँ पे रेज सिंड्रोम होने की संभावनाएं हैं वो ज़्यादा हो जाती है। और इसका ट्रीटमेंट भी है जो सिम्प्टोमेटिक्स है, जैसे कि ब्रेन में स्वेलिंग आ रही है तो ब्रेन में स्वेलिंग की वजह से जो एपिलेप्सी की कंडीशन हो सकती है या फिर उसको कन्वल्जन्स आ सकते हैं। तो कन्वल्जन आ रहे हैं तो एंटी कन्वल्जेंट ड्रग का यूज कर सकते हैं। लीवर के अंदर स्वेलिंग आ रही है, नोजिया वोमिटिंग हो रहा है, तो अकॉर्डिंगली वो ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है उसकी कंडीशंस पे। तो ये जो ट्रीटमेंट है ये सिम्प्टोमेटिक्स रहता है, और दूसरा इसमें हॉस्पिटलाइज होना बहुत आवश्यक होता है। जो फिजिशियन है, जो डॉक्टर्स हैं, वो इसको अपने सिम्टम्स के अकॉर्डिंग इस सिंड्रोम को मैनेज करते हैं।
नेक्स्ट ड्रग का है रिफाम्पिसिन। तो रिफाम्पिसिन का जो मेन साइड इफेक्ट है वो डार्क ब्राउन यूरिन है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जितने भी साइड इफेक्ट्स की बात हो रही है, ये साइड इफेक्ट कम से कम 3 से 4 बार हर एग्जाम में पूछे गए हैं। चाहे वो फार्मासिस्ट का एग्जाम हो, चाहे नर्सिंग का एग्जाम हो रहा है, या फिर चाहे जीपेट का एग्जाम हो रहा है, नाइपर का एग्जाम हो रहा है, किसी तरह का मेडिकल फील्ड का कोई भी एग्जाम हो रहा है, तो वहाँ पे इन 10 साइड इफेक्ट में से एक ना एक क्वेश्चन तो 100% आता ही आता है। तो ये 10 क्वेश्चन जो साइड इफेक्ट है आपको अच्छे से याद होने ही चाहिए। तो रिफाम्पिसिन का जो साइड इफेक्ट क्या है, डार्क ब्राउन यूरिन है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसमें किसी तरह कोई सिम्टोमेटिक्स नहीं है, किसी तरह कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बस आपको ये एडवाइस देना है पेशेंट को कि अगर आपको ऐसे डार्क ब्राउन कलर का यूरिन आ रहा है तो इस चीज़ से आपको कोई चीज़ चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। अगला साइड इफेक्ट है, ड्रग की बात करते हैं इथाम्ब्यूटोल के साइड इफेक्ट की। तो इथाम्ब्यूटोल का जो मेजर साइड इफेक्ट है वो है रेट्रोब्यूलर न्यूराइटिस। अब रेट्रोब्यूलर न्यूराइटिस क्या होती है फ्रेंड्स? रेट्रोब्यूलर न्यूराइटिस जो है वो कलर ब्लाइंडनेस को कहते हैं। जैसे कि जो रेड और ग्रीन कलर का जो डिफरेंशिएट है पेशेंट वो नहीं कर पाएगा। रेड और ग्रीन कलर के डिफरेंशिएट ना करने की वजह से रेट्रोब्यूलर न्यूराइटिस हो जाएगा। तो ये इसका जो मेन सिम्टम्स क्या है? ब्लड विजन्स विद रेड एंड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, इसका जो मेन सिम्टम्स रहेंगे। तो इसमें फ्रेंड्स ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था एक बार कि ए tuberculosis patient complaining to a doctor about the blood vision or with red green and color blindness, तो वो कौन सी ड्रग होगी? तो वो ड्रग जो होगी वो इथाम्ब्यूटोल होगी। जो नेक्स्ट ड्रग है वो प्रोक्लोरोप्रोमाजिन। तो प्रोक्लोरोप्रोमाजिन से का जो मेन साइड इफेक्ट है वो है मसल्स डायस्टोनिया। और मसल डायस्टोनिया में क्या होता है? इनवॉल्यूंटरी कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ मसल्स होती है, जो कि काफी पेनफुल रिएक्शंस रहती है। नेक्स्ट है मसल ट्रीमोर। तो फ्रेंड्स जो साइड इफेक्ट है ये कम से कम 5-6 बार एग्जाम में पूछा है कि मसल ट्रीमोर इज साइड इफेक्ट ऑफ, या फिर कई बार पूछ लेते हैं मसल ट्रीमर के साइड इफेक्ट का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो इसके बारे में अपने दोनों चीज देखेंगे। पहले तो मसल ट्रीमोर साइड इफेक्ट कैसे कोज होगा? बीटा 2 एगोनिस्ट हैं, जैसे साल्ब्यूटामोल है, टर्ब्यूटालिन है, वो है, ये जो ड्रग्स हैं ये मसल ट्रीमोर करेगी। तो जैसे कि ये साइड इफेक्ट भी बीटा 2 एगोनिस्ट के द्वारा होता है, तो इसका ट्रीटमेंट जो नॉर्मली जो ट्रीटमेंट है वो बीटा 2 एंटागोनिस्ट से कर सकते हैं, जैसे प्रोपिनोलोल है या फिर लेबेटालोल है, कार्बिडिलोल से अकॉर्डिंगली वो ट्रीटमेंट हो सकता है इसका। तो मसल ट्रेमोर इज साइड इफेक्ट ऑफ बीटा 2 एगोनिस्ट। और इसके अंदर भी क्या होगा? इनवॉल्यूंटरी कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ मसल्स रहेगा। अब नेक्स्ट साइड इफेक्ट की बात करते हैं, पेरिफेरल न्यूरोपैथी। तो फ्रेंड्स पेरिफेरल न्यूरोपैथी जो साइड इफेक्ट है वो आइसोनियाजिड का साइड इफेक्ट है। इसके अंदर पायरोडोक्सिन्स जो विटामिन है उसकी कमी हो जाती है। तो इस साइड इफेक्ट्स को बचने के लिए आइसोनियाजिड थेरेपी अगर हम किसी ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट को दे रहे हैं और ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी ना हो, उसके लिए हम क्या क्या यूज करेंगे? तो पायरोडोक्सिन का ही यूज करेंगे। अगर प्रोफाइलेटिकली अगर हम यूज कर रहे हैं पायरोडोक्सिन का, तो 10 mg पर डे हम पायरोडोक्सिन दे सकते हैं। अगर उसको पेरिफेरल न्यूरोपैथी नहीं है तो एज ए प्रोफाइलेटिक। अगर पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो गई है तो हम जो पायरोडोक्सिन है पर डे 100 mg यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो 3 क्वेश्चन बने हुए हैं। एक तो इससे बना हुआ है पेरिफेरल न्यूरोपैथी इज साइड इफेक्ट ऑफ आइसोनियाजिड, और एक क्वेश्चन बना हुआ है आइसोनियाजिड का मेन साइड इफेक्ट क्या है, और फिर एक क्वेश्चन बना हुआ था कि आइसोनियाजिड के साथ में जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी के साइड इफेक्ट को रोकने के लिए किस विटामिन का यूज करते हैं। तो वो जो विटामिन है वो पायरोडोक्सिन है। दो तरह की डोज इसमें यूज करते हैं, प्रोफाइलेटिक और ट्रीटमेंट के तौर पे। प्रोफाइलेटिक में 10 mg पर डे का यूज करेंगे और ट्रीटमेंट के तौर पे 100 mg पर डे का पायरोडोक्सिन यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो थी बात आज के साइड इफेक्ट की। और अगर आपने फ्रेंड्स हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। जो नेक्स्ट वीडियो है वो भी इसी तरह किसी इंटरेस्टिंग से टॉपिक का ही होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।